स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज क्लास। और आज की क्लास काफी इंटरेस्टिंग होगी बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न द मेगा एम्पायर्स एज सच, और उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। रिमेंबर जो मैं आपको कह रहा था कि शैडो रीजन से बहुत क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती है, तो अब वो वाला चैप्टर है जो शैडो रीजन का चैप्टर नहीं है। दो बड़े एम्पायर्स, दैट इज मुगल्स एंड दिल्ली सल्तनत, ये दोनों एम्पायर्स आपको करने हैं। शैडो रीजन वाला जो पार्ट था, जो मैं आप सबको कह रहा था, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इज द कमिंग अप ऑफ, आई हैव शोन यू द राजपूत किंगडम्स, हैव आई? मैंने राजपूत, ठीक है, मैंने ये सब बताया था आपको, गुर्जर प्रतिहारास एंड ऑल, वी हैव डन दिस। ओके, वी हैव गॉन अहेड, ठीक है, एंड द राजपूत किंगडम्स हियर। तो ये जो राजपूत वाला पार्ट है, दिस राजपूत किंगडम वाला पार्ट, दिस पार्ट इज व्हाट यू कॉल एज द शैडो पार्ट। ये एनसीईआरटी ने इतने अच्छे से कवर नहीं किया हुआ है। ओके, नाउ that is the reason that I have given it to you in PPT, because इस टाइम पीरियड में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। इनमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है? सर पीपीटी आफ्टर हर्षा इज नॉट अवेलेबल, नहीं, हर्ष के बाद मिडिवल इंडिया का है, तो मिडिवल इंडिया का आई हैव ऑलरेडी गिवन ना, मैंने दिया हुआ है, एक ही साथ मैंने दिया हुआ है, चाहे वो एंशिएंट का हो या मिडिवल का हो, दोनों का एक ही साथ मैंने दिया हुआ है। मॉडर्न का नहीं है टाइमलाइन, ठीक है? पीपीटी में मॉडर्न का टाइमलाइन नहीं है, वो मैं अलग से दूंगा आप लोगों को। ओके, सो इसमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं बिफोर वी इवन गो टू दिल्ली सल्तनत, बिकॉज इन्हीं को हराकर बाद में घोरियन अटैक्स के वजह से, मोहम्मद घोरी के अटैक्स के वजह से, यू हैव two important battles, that is the Battle of Tarain 1191 and 1192. So it was after the Battle of Tarain in 1192, you have the coming up of Delhi Sultanate. So before we even begin with Delhi Sultanate, आपको इतना पता होना चाहिए, जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि वेरी सिंपल क्वेश्चंस आर कमिंग। फॉर एग्जांपल चंडेलास के ऊपर क्वेश्चन आए थे कि नानुका या जय शक्ति कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। सो दे हैड जस्ट गिवन यू द नेम्स ऑफ द रूलर्स फ्रॉम वन पर्टिकुलर राजपूत डायनेस्टी, और ये बताया गया था कि कौन से डायनेस्टी से ये बिलोंग करते हैं, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है? फॉर एग्जांपल चौहानास की जो लाइन है, ठीक है, जिनको आप पृथ्वीराज चौहान जो आप सबसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन और आप ये भी जानते हैं दैट दैट वाज अ फाइट फॉर दिल्ली, बट यू रिमेंबर दैट चौहान्स हैड अ फाइट विद तोमर्स एज सच, ठीक है? हाँ, सो क्वेश्चंस बड़े सिंपल आते हैं, जस्ट अबाउट रूलर्स एज सच। हाँ, मैं आपको चौहान्स के बारे में बता रहा था कि चौहान्स जो थे वो यहाँ पर बैठे हुए, यानी कि दिल्ली में बैठे हुए तोमर्स से एक प्रकार से बहुत ज्यादा एनिमिटी में रहा करते थे। सो एक्चुअली स्पीकिंग, चौहान्स बिलोंग टू द शाकंबरी और द शांभार एरिया ऑफ द प्रेजेंट डे राजस्थान। और अजमेर या अजय मेरू जो आप कहते हैं, अजमेर आप कहते हैं, इन द नेम ऑफ किंग अजय राज, अजय मेरू था, और अजय मेरू बाद में अजमेर बन रहा है। सो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ चौहान्स। तो ये मत समझिएगा कि एक राजपूत राजा दूसरे राजपूत राजा के साथ यूनिजन में था या जिसको आप कहते हैं संधि में था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। दे वर फाइटिंग विथ ईच अदर, दे वर एनिमीज ऑफ ईच अदर, although they belong to the same Rajput clans, वो अपने आप को राजपूत क्लैन ही कहा करते थे, but they were fighting with each other mostly because of this interfighting। ये जो इनके बीच में तनाव था, उसके वजह से नॉर्दर्न इंडिया से जब भी या नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से जब भी अटैक्स हो रहे थे, महमूद ऑफ गजनी का भी या मोहम्मद गोरी का भी, किसी ने मुझसे पूछा नहीं और मैंने किसी को बताया भी नहीं, बट आई थिंक यू वर आस्किंग, सम ऑफ देम वर आस्किंग कि अटैक्स कैसे हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि गजनी, विच इज ऑल्सो द नेम ऑफ प्लेस, वहां से उठकर सोमनाथ आना, ठीक है, और एक दो बार नहीं, 13 बार 17 बार आना, सोमनाथ तक आना, और सोमनाथ के बाद जगहों को लूट कर वापस जाना,
don't you think it would be without will it be without any political challenge, right? कि अगर सोमनाथ जो सोलंकीज के अंदर आया करता था, भीमदेव सोलंकी was one such very important ruler of सोलंकी टाइम पीरियड, भीमा जो हैं वो उनके ऊपर ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने गजनियों को भी हराया, ठीक है। बट ऐसा आप सोच सकते हैं या आपको सोचना चाहिए कि अगर मोहम्मद घोरी या महमूद ऑफ गजनी गजनी से लेकर इंडिया के गुजरात तक आते हैं और फिर आकर लूट के जाते हैं, तो यहाँ पर घड़ावलाज क्या कर रहे थे, चाहमनाज क्या कर रहे थे, यानी कि चौहान्स क्या कर रहे थे, परमाराज क्या कर रहे थे, चंडेल क्या कर रहे थे, और सोलंकीज तो कर ही रहे हैं जो भी कर रहे हैं, बिकॉज देयर वाज नो पॉलिटिकल यूनिशन और आई वुड से यूनिटी दैट वुड चैलेंज देम, ठीक है। गजनी के लिए या मोहम्मद घोरी के लिए बहुत ही आसान था कि वो अगर परमारा को अटैक करने आ रहे हैं या चौहान को अटैक करने आ रहे हैं तो उन्हें घड़ावला से लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, उन्हें चंडेलों से लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, उन्हें सोलंकी से लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, और ना ही ये लोग लड़ते भी थे, राइट। सो जो मेनी ऑफ यू वर टेलिंग कि सर कंसेप्ट ऑफ इंडिया एज सच कब आ रहा है, अगर आप ये समझते कि इंडिया का कंसेप्ट अभी होता, या इवन फॉरगेट इंडिया का कंसेप्ट, अगर एक राजपूत यूनिटी का भी कंसेप्ट होता तो बाहर के कोई भी व्यक्ति आकर आपको अटैक नहीं करते, राइट। बट ऐसा कंसेप्ट नहीं था, यूनिजन नहीं था, यूनिटी नहीं थी। दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस कि बाहर से लोग आ रहे थे और अटैक कर रहे थे, और ये अटैक बेसिकली लूट और प्लंडर के वजह से हो रहा है, ठीक है, कि लूटना भी है और प्लंडर भी करना है। इट वाज नॉट विथ an intention of establishing a I would say dynasty or an empire, ठीक है। मैंने आपको कल बताया कि सुबुक्तगिन के टाइप से टाइम पीरियड से अलप्तगिन हो, सुबुक्तगिन हो, उसके बाद महमूद ऑफ गजनी हो, उसके बाद मोहम्मद घोरी हो, तो मतलब एक ट्रेडिशन, एक जमाने से भारत में आकर नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में जो लोग रह रहे थे, जो लोग ट्राइबल्स थे, बेसिकली वो खुद इस्लाम भी नहीं फॉलो करते थे, लेकिन इस्लाम के नाम पर वो अटैक करना जानते थे। और इस्लाम के नाम पर क्यों अटैक करना जानते थे? इट्स बिकॉज दे यूज्ड टू से दैट ठीक है, हम जो हैं प्लंडर के लिए नहीं जा रहे हैं। जो जो चोर होता है वो चोरी, या जो भ्रष्टाचारी होता है वो भ्रष्टाचार सिर्फ भ्रष्टाचार के नाम पर नहीं करता है या चोरी के नाम पर नहीं करता है, वो एक हायर पर्पस बताता है ना, कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज सम हायर पर्पस इज देयर, अदरवाइज वो चोर बताया जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ब्रिटिशर्स जब आए तो वो ये नहीं कह रहे थे कि हम आपको गुलाम इसलिए बना रहे हैं बिकॉज हमें आपके यहाँ से रॉ मटेरियल्स लेके जाना है, प्रेशियस स्टोन्स लेके जाने हैं, या आपके यहाँ से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करके हम अपना भला कर रहे हैं। वो ये कहते थे हमें कि हम यहाँ पर सिविलाइजिंग मिशन के लिए आए हुए हैं। इफ यू रिमेंबर, और व्हेन यू विल गो टू मॉडर्न इंडिया एंड यू विल सी कि वो ये कहते हैं कि भैया आप सिविलाइजेशन में नीचे हो, हम सिविलाइजेशन में आपसे ऊपर हैं, तो हम आपको सिविलाइज करने आए हैं, हमारे पास व्हाइट मैन्स बर्डन है, ठीक है। उसी तरीके से जब ये मिडीवल इफ आई वुड से मराडर्स एंड मिडीवल लूटर्स व्हेन दे यूज्ड टू कम टू इंडिया, तो उनके लिए ये बताना जरूरी था कि ठीक है, हमारा हायर पर्पस है, सिर्फ लूट और प्लंडर हमारा हायर पर्पस नहीं है, ठीक है, कि सिर्फ हम लूटने और प्लंडर करने नहीं आए। हमारा हायर पर्पस क्या है? हमारा हायर पर्पस है प्रोसेल्टाइजिंग मिशन, रिलीजियस मिशन, धर्म के नाम पर जिहाद, कि भैया हमें जो है हमारे हायर पर्पस, जो हमारा धर्म फैलाना है वो हमारा हायर पर्पस है, तो हम उसके लिए आ रहे हैं। इसीलिए इन लोगों को बुत शिकन भी कहा जाता था। बुत शिकन मतलब वन हु डिस्ट्रॉयज आइडल्स, ठीक है, बुत शिकन वाले कंसेप्ट्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दैट मेड अस अंडरस्टैंड कि एक तो टेम्पल्स हमारे इफ आई वुड से सोसाइटी का और इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट अंग थे, तो टेम्पल को अटैक किया जा रहा है, और टेम्पल को अटैक करने से आप अपने रिलीजियस जो जिसको आप कहते हैं ना एक एलिबाई, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं ना कि एक एलिबाई आप बना रहे हैं, मतलब काम कुछ और है, नाम कुछ और है, यू नो, सो यू आर गिविंग एन एलिबाई। तो वो जो एलिबाई आप दे रहे हो, वो रिलीजन के नाम पे आप एलिबाई दे रहे हो, करना आपको कुछ नहीं है, ना आप यहाँ पर रूल करने आए हो, ना आपको रूल करने में इंटरेस्ट है, ना आपको एक डायनेस्टी फैलाने में इंटरेस्ट है, आपको बस इंटरेस्ट है लूट और खसोट करना, राइट। और उसके नाम पर धर्म को भी अगर आप 10-15 लोगों को पकड़ के कन्वर्ट कर रहे हो तो वो भी आपकी वाहवाही हो गई,
nothing more than that. But what it did to India was that कि इंडिया की पॉलिटी जो पहले से यूनाइटेड नहीं थी, बहुत ही डिसइंटीग्रेटेड थी, उसे और विखंडित किया गया। उसके बाद में व्हेन आफ्टर दिस राजपूत टाइम पीरियड, जब राजपूत टाइम पीरियड खत्म होता है फ्रॉम ऑलमोस्ट, इफ आई वुड से, यहाँ पे मैंने टाइम पीरियड दिया हुआ है बहुत जगहों पर, टिल 1240 के बाद में भी चला, लेकिन अगर मैं कहूँ आफ्टर बैटल ऑफ तरेन, दैट इज 1192 के बाद, ठीक है, 1192 के बाद जैसे दिल्ली सल्तनत आ रहा है, सो दिल्ली सल्तनत जो है वो ऑलमोस्ट फ्रॉम, इफ आई वुड से 1206 ऑनवर्ड्स, 1206 से, जब से कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो तख्त नशीन होंगे, तख्त पर बैठेंगे, उस टाइम पीरियड से लेके टिल द कमिंग अप ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, इफ आई वुड से, ठीक है, कि जैसे ही खिलजी आते हैं, एंड दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ 1320s, 1300 के स्टार्टिंग में ही ऑलमोस्ट टिल मदुरई, दिल्ली से लेके, या अगर मैं कहूं इवन काबुल से लेके, सो काबुल से लेके मदुरई तक अलाउद्दीन खिलजी, एंड इफ आई वुड से बाय सिंबलिज्म अलाउद्दीन खिलजी अगर दिल्ली सल्तनत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, सो ही वाज एबल टू कैप्चर दैट होल बिग एरिया, राइट? सो इफ यू रिमेंबर दैट कनेक्शन दैट वी एस्टैब्लिश्ड, दैट हर एक बड़े एम्पायर के बाद छोटा डिसइंटीग्रेशन होता है। अब इस डिसइंटीग्रेशन के बाद बड़ा एम्पायर कौन सा आ रहा है? एंड दैट इज द बिग एम्पायर दैट यू कॉल एज दिल्ली सल्तनत। तो आप दिल्ली सल्तनत बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। एबल टू अंडरस्टैंड टिल हियर? समझ में आ रहा है? एनीबडी, एनी डाउट व्हाट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड? स्लेव डायनेस्टी तो अभी आएगा ना, अभी हम लोग ने किया नहीं है सर। इट इज बिकॉज ऑफ नो मनी डोमिनेटेड सोसाइटी एंड लैक ऑफ ट्रेड, दीज राजपूत किंगडम्स वर फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर टेरिटरी। See, they were fighting for this territory not just because of economic reasons, but हाँ, societal reasons भी थे। राजपूत सोसाइटी बहुत ही हायरार्काइज्ड सोसाइटी है, बहुत ही हायरार्की में रही सोसाइटी है। जब आप डिटेल्ड क्लास करेंगे तो डिटेल्ड क्लास में आपको एक क्वेश्चन पूछना है जो आपको बताया भी जाएगा। अभी आप नहीं पूछ रहे हैं तो मैं नहीं बता रहा हूं, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ डिटेल्ड क्लास। दैट आपको ये पूछना चाहिए दैट व्हाई राजपूत्स वर डिफीटेड बाय दिल्ली सल्तनत, और व्हाई राजपूत्स वर डिफीटेड बाय, इफ आई वुड से, द घोरियन फोर्सेस। मोहम्मद घोरी के फोर्सेस से राजपूत्स कैसे डिफीट हो गए? और वो सिर्फ चौहान्स डिफीट नहीं होंगे, बाद में सब लोग एक एक करके डिफीट होंगे। तो आपको ये पूछना चाहिए कि ये क्यों डिफीट हो रहे हैं, ऐसा क्या है इनमें कमी कि घोरियन फोर्सेस या मोहम्मद घोरी के फोर्सेस आकर इन्हें डिफीट कर रहे हैं, बट राजपूत किंग्स अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज अ बिगर क्वेश्चन, दैट व्हाई द राजपूत्स गेट डिफीटेड, राइट? So that is a part of your big detailed class, but the reason is indeed feudalism. That is one part. The reason is indeed disintegration among themselves. That is another part. The third reason is military mismatch. ठीक है, कि हमारा मिलिट्री मूवमेंट और उनका मिलिट्री, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से जो आ रहे थे, उनके मिलिट्री में जमीन आसमान का फर्क था। ठीक है, प्लस हमारे यहाँ पे सोसाइटी बहुत हायरार्काइज थी, 75 प्रकार के कास्ट थे, क्रीड थे, सेक्ट थे, ठीक है, जो एक साथ होकर लड़ना नहीं जानते हैं। ठीक है, ओके, सो दैट क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, एंड ऑफ कोर्स द सोसाइटी एज सच वाज नॉट वेयर आप एक करियर लेके नीचे से लेके ऊपर तक जा सके। आपकी करियर आपका कास्ट डिसाइड कर रही थी, ना कि आपकी अचीवमेंट्स। सो ऑल ऑफ दिस रीजन मेड इंडिया बिटवीन 1000 to 1200, और आई वुड से फ्रॉम 900 ऑनवर्ड्स, 800 ऑनवर्ड्स टिल 1200, अ वेरी स्टार्क फ्यूडलिस्टिक काइंड ऑफ प्लेस, जहां पर ऐसा नहीं था कि सब कुछ खराब ही हो रहा था। हाँ, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि चोलास वर देयर, दे वर एन इंपीरियल पावर आउट देयर, बट चोलास भी 1200 के बाद इंपीरियल चोलास नहीं रहते हैं, वो लेसर चोलास में तब्दील हो जाते हैं। सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर अस। सर, आफ्टर वॉर ऑफ तेरेन
should the territory of Prithviraj Chauhan would not be under Delhi Sultanate? Yes, that came under Delhi Sultanate. Sir, was Rajputs not having any agreements to work together against the war, or they were still fighting between themselves? They were fighting between themselves. ठीक है. For example, Chauhans गढ़ावलास के खिलाफ भी थे, गढ़ावलास भी उनके खिलाफ थे. ठीक है. जयचंद was one such important ruler from the Gadavalas who did not like Chauhanas, so on and so forth. ठीक है. Any other question? आगे बढ़े. Sir, then how Hariraj ruled? Hariraj became a feudatory of Muhammad Ghori later on. ठीक है. वो घोरी के नाम पर रूल कर रहे थे. वो उनके 93 से लेके 94 तक उनके गवर्नर के फॉर्म में रूल कर रहे थे, ना कि रूलर के फॉर्म में. दैट इज हाउ ही रूल्ड. ठीक है. Sir, if Rajput didn't win, doesn't mean they not fight with unity. Rajputs, Chauhans never fought for Gadavalas. Gadavalas never fought for Chauhans. That is what it means, unity. ठीक है ना? Okay. See, आप लोग को एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ. I'll just give you an example of how and what is the difference of a Rajput military and since many of you are asking this question, and आपने वो कहावत सुनी है, have you heard that adage that Rajput अपनी पीठ वापस नहीं दिखाते हैं, that they don't show their backs into their battlefield? आपने कहावत सुनी है? All of you have heard that, है ना? एक्चुअली यही होता भी था. राजपूत अपनी पीठ नहीं दिखा सकते थे बैटलफील्ड में. ठीक है. ऐसा क्यों? लेट अस सी हियर. फॉर एग्जाम्पल, एक राजपूत फाइटिंग फोर्स कि मान लीजिए पृथ्वीराज चौहान का फाइटिंग फोर्स है. अगर पृथ्वीराज चौहान बैटलफील्ड में जा रहे हैं, तो मान लीजिए किंग है, किंग के साथ हो सकता है उनके सोल्जर्स हों जो इन्फेंट्री के पार्ट हों, इन्फेंट्री के साथ उनके कैवलरी के भी पार्ट होते हैं. तो कैवलरी में ज्यादातर एलिफेंट्स हुआ करते थे, तो एलिफेंट्स हैं और ये उनके कैवलरी का पार्ट है. ठीक है. हमारे पास इस समय, हमारे पास मतलब इंडियन किंग्स के पास इस समय ज्यादातर हॉर्सेस नहीं हुआ करते थे. हमारे पास अभी भी द मेजर फाइटिंग फोर्स एलिफेंट्स हुआ करते थे, एंड दे वर वंस अपॉन अ टाइम वेरी फॉर्मिडेबल फोर्स. फॉर एग्जांपल, चंद्रगुप्त मौर्य या इवन उससे पहले नंदाज के पास फॉर्मिडेबल और बहुत बड़ी तादाद में एलिफेंट फोर्सेस हुआ करते थे. अलेक्जेंडर की आर्मी क्रॉस सतलज को करने के बाद इसलिए वापस चली जाती है बिकॉज दे थॉट दैट दे हैड टू फाइट द फॉर्मिडेबल कैवलरी लेड बाय एलिफेंट्स. तो वो एलिफेंट से फाइट नहीं करना चाहते थे. ये थी एंशिएंट इंडिया की कहानी. ठीक है. बट अब ये मिडीवल इंडिया है. दिस इज द टाइम पीरियड नॉट ऑफ 324 BC, बट दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अराउंड 1190 की बात चल रही है. लेकिन फिर भी हमारा सबसे महत्वपूर्ण अंग एलिफेंट ही हुआ करता था. ठीक है. सो फाइन विथ इट. जो हमारे पास कैवलरी है वो एलिफेंट्स के साथ साथ वी हैड, मान लो आपके पास और दूसरे आर्टिलरी वेपन्स होंगे, तो ठीक है, आपके पास वेपन्स हैं, प्रोजेक्टाइल वेपन्स हैं, तोप वगैरह अगर होंगे तो ठीक है, ऑल दैट विल बी देयर. बट इन सोल्जर्स के साथ साथ आपके सोल्जर्स के साथ सोल्जर्स के रख रखाव के भी लोग जाएंगे. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हाथी जा रहा है तो हाथी का जो महावर होता है, जो हाथी को चलाने वाला होता है, वो जाएगा. अगर सोल्जर्स जा रहे हैं तो सोल्जर्स के पास जो भाले हैं उसके रख रखाव के लिए कुछ लोहार जाएंगे. सो ऑल द टेक्नीशियंस, ठीक है, कि भैया अगर तलवार टूट गई तो तलवार बनाने वाला भी होना चाहिए, वो भी जाएगा. ठीक है. सो ऑल द टेक्नीशियंस विल गो ऑफ दीज पीपल. कुक्स विल गो, कि भैया खाना कौन बनाएगा. राजा का खाना अलग बनता है, सोल्जर का खाना अलग बनता है. सोल्जर के लिए कुक्स अलग, राजा के लिए कुक्स अलग. इतना ही नहीं, इन सब के वाइव्स भी जाएंगे और देयर फैमिलीज विल ऑल्सो गो, बिकॉज राजपूत fighting battle was like a city that used to move.
ये बताया जाता था कि राजपूत फाइटिंग बैटल जब चलती थी, जब बटालियंस जब चलती थी, वो एक सिटी की तरह चलती थी, बिकॉज इन सब के रखरखाव वाले लोग, यानी कि एक सोल्जर के पीछे उसका परिवार, क्योंकि भाई खाना वो कहां पे खाएगा, अगर उसे कुछ हो गया तो मल्लम पट्टी, डॉक्टर तो है नहीं, उसका परिवार करेगा, और उसका परिवार के भरण पोषण के लिए वो सोल्जर भी जा रहा है, बिकॉज भाई वो भी जो पैसा उसे मिलेगा या वो उसे जो वॉर बूटी मिलेगी वो अपने परिवार पे देगा, सो ऑन सो फोर्थ. So with every one person, you had 5 different dependents that were going on with the war. तो बेसिकली जितनी सेना होती थी उसकी डबल सेना पे डिपेंडेंट पॉपुलेशन भी होती थी. यहां तक कि मैजिशियंस भी जाते थे, करतब दिखाने वाले भी जाते थे. ठीक है, एक प्रकार से एक पूरा सिटी चलता था. नाउ इमेजिन ऑन द अदर हैंड द घोरियन फोर्सेस, मोहम्मद घोरी की फोर्सेस. मोहम्मद घोरी की फोर्सेस में कौन जाता था? खुद मोहम्मद घोरी और हॉर्समैन, बस, और कोई नहीं. हॉर्स पर बैठा इनका स्लेव या शागिर्द या बंदगान, जो भी आप वर्ड यूज करना चाहें, और स्लेव्स के हाथ में होगा बो एंड एरो. कोई 10 किलो का भाला नहीं, कोई 15 किलो की तलवार नहीं, कोई मुकुट नहीं, कुछ भी नहीं. कोई राशन नहीं, कोई आमद नहीं, कोई कुक नहीं, कोई मैजिशियन नहीं. एवरीथिंग जस्ट एंड जस्ट ऑल ऑफ दीज पीपल. तो ज्यादा से ज्यादा आप ये समझिए दैट इफ दिस फोर्स विच इज वेरी फॉर्मिडेबल, जो बहुत बड़ा है, जो बहुत हथियार बंद है, जिनके पास बहुत अच्छी सेना भी है, सब कुछ है, ये जब जीत जाएंगे, जो जीतते भी थे. सो फॉर एग्जाम्पल पृथ्वीराज चौहान वन द फर्स्ट बैटल इन 1191 अगेंस्ट मोहम्मद घोरी. क्या पृथ्वीराज चौहान की फोर्स इनका पीछा कर सकती है, मोहम्मद घोरी का, जो इनका 1/4 भी नहीं होगा? क्या इनका पीछा कर सकती है? मैं आपसे पूछ रहा हूं. यू सिंपली कैन नॉट. आपके पास 50,000 की सेना है, 50,000 पे डिपेंडेंट और 50,000 लोग हैं, कैसे लेके भागोगे? आप नहीं कर सकते हो. बट अगर मोहम्मद घोरी की सेना जीत जाती है, क्या ये भाग सकते हैं? कैन दे रन अवे? यस प्लीज. यू कैनॉट. यू कैनॉट सिंपली रन अवे. इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा दैट राजपूत औरतें जौहर करती थी. जौहर क्या होता है कि एक साथ एक कुंड बनाया, उसमें लकड़ियां रखी, आग लगाया और अपने आप को आग पे समर्पित किया. यू आर गेटिंग इट? मोहम्मद घोरी को भागने में कोई शर्म नहीं थी. मोहम्मद घोरी एक नहीं 10 बार हार के भाग जाए. एक तो उसकी आर्मी बहुत स्विफ्ट है, बहुत तेजी से इधर से उधर जा सकती है, घोड़े हैं उसके पास, हाथी नहीं है. दूसरा, आर्मी में कोई भेदभाव नहीं है. जो मोहम्मद घोरी हैं वो खुद एक जमाने में स्लेव रह चुके थे. यानी कि इस सोसाइटी में इस अगर मैं बोलूं स्लेव सोसाइटी में एक सोशल मोबिलिटी है कि भैया जो आज राजा है वो खुद एक जमाने में किसी न किसी का स्लेव था. तो हो सकता है इन सारे स्लेव्स में से एक कोई और राजा बन सकता है. यू नो द कंसेप्ट दैट कि आप अगर चल रहे हैं, आपको भूख लगी, रास्ते में आपने देखा कि भाई खाने के लिए कुछ नहीं है, 2-3 बकरे मिले, मैंने काट के बना के खा लिया. एक थाली में एक साथ बैठकर राजा और स्लेव ने खा लिया. क्या ये चीज राजपूत परिवार में होती थी या राजपूत सेनाओं में होती थी? आप सोच नहीं सकते. यू कैनॉट थिंक, बिकॉज राजपूत किंग्स वर लाइक गॉड्स. आप अपने भगवान के साथ में बैठकर खाना नहीं खाएंगे. इनफैक्ट आपके सोल्जर्स में भी काफी हायरार्की होगी. कोई क्षत्रिय होगा, कोई राजपूत होगा, कोई ब्राह्मण होगा, कोई लोहार होगा, कोई कास्ट होगा, और उन सब की हायरार्कीज चलेंगी. तो जब आपकी सेना में हायरार्की है, यू डोंट हैव व्हाट यू कॉल एज कैमराडरी. एक कैमराडरी नहीं है जो कैमराडरी यहां पर देखने को मिलती है. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल
of the military difference between Rajput societies and the northwestern part of tribal chieftains slave dynasty. ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है basic reason why all the transitions are happening. Sir, what were the Solankis lacking in their troops so that Somnath temple got attacked 17 times? See, Solankis were the only one who defeated even Ghazni. भाई 17 बार में हर बार तो गजनी नहीं जीत रहा था ना. But remember that Somnath had a lot of wealth. That is why it was attracting raids. Not because of defeats of Solankis. Solankis, in fact, Bhima the second was one such ruler who in fact defeated. बाकी और राजपूत राजास तो डिफीट भी नहीं करते हैं गजनी को, वो तो डिफीट भी कर रहे थे. ठीक है सर. व्हाई राजपूत्स डिड नॉट यूज हॉर्स? बिकॉज हमारे पास हॉर्स आता ही था मिडिल ईस्ट से. तो मिडिल ईस्ट से हॉर्स आएगा, मिडिल ईस्ट से हॉर्स आएगा हमारे पास पहले कि ये नॉर्थ वेस्टर्न सोसाइटीज के पास पहले. भाई हॉर्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो नहीं पाया जाता था. यू गेटिंग इट? ठीक है, अरब्स वर द वन हु वर गिविंग अस द हॉर्सेस. सो ऑब्वियसली हॉर्सेस इनके पास पहले आएंगे. जब दिल्ली सल्तनत यहां पर मुकम्मल आ गई तो फिर हॉर्सेस वो लोग भी इंपोर्ट करने लगे. ठीक है, सो यू कैन इमेजिन कि टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस इतना ज्यादा हो जाता है. सर बप्पा रावल रियल स्टोरी है? हाँ, मेवाड़ की स्टोरी रियल है. चित्तौड़ और उदयपुर ये इंपॉर्टेंट घराने थे मेवाड़ के, बट दैट इज फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ medieval India, if I would say, with the coming up of Mughals also you had them. So does all forces in India that time moved like that? No, I'm talking about the Rajput forces. ठीक है, मैं राजपूत forces की बात कर रहा हूँ. Sir, why Rajputs did war like this? Because this was the most formidable challenge. देखिए, जो कहावतें आप राजपूत के बारे में सुनते हैं कि मैंने आपको बताया ना कि वो पीठ नहीं दिखाएंगे, वो लड़ते लड़ते मर जाएंगे, तो दैट इज द आइडियल राजपूत फाइटिंग फोर्सेस. वो बहुत ही एथिकल फाइट करते थे कि भैया अगर कोई सामने वाला निहत्था है तो हम फाइट नहीं करेंगे, राइट? क्योंकि ये ट्रेडिशंस विद इन राजपूत फॉलो होता था. ये बात बिल्कुल सही है कि वो अपने पूरी ताकत और पूरी क्षमता के साथ फाइट करते थे. दैट इज व्हाई इट वाज वेरी टफ टू पेनिट्रेट द राजपूत डिफेंसेस. बट आप ईमानदारी से फाइट कर रहे हो, आपके सामने वाला भी ईमानदारी से फाइट कर रहा है, तो ठीक है, समझ में आती है बात कि आपके पास भी हाथी है, उसके पास भी हाथी है, चलो देख लेते हैं, तो फिर तो इक्वल बात हो गई. ठीक है ना? लेकिन जब आप एथिकल हो, आप नियम कायदे के साथ लड़ रहे हो, सामने वाला नियम कायदे के साथ लड़ नहीं रहा है, सामने वाला अनएथिकल तरीके से लड़ रहा है, सामने वाला आपको अटैक तभी कर रहा है जब आप निहत्ते हो, तो आप तो अपना राजपूत धर्म फॉलो कर रहे हो, लेकिन उसके लिए धर्म और कुछ नहीं है सिवाय जीत और हार के, राइट? सो देन दैट इज वेयर यू लूज आउट, राइट? सो दैट वाज अ फंडामेंटल डिफरेंस आउट देयर दैट वाज हैपनिंग. ठीक है, ओके सर. Sir, this was the same situation of Marathas during Panipat? No, we'll come to that later. Panipat में कोई situation same नहीं थी. ठीक है, why and so it happened in Panipat we will do when we'll do Panipat. ठीक है, अभी नहीं है, अभी 1761 नहीं हुआ है. Sir, what are the main reasons that Rajput fails to make big empire like Ashoka? मैंने बताया आपको, there was societal differences. That is one of the most important reasons. ठीक है, चलिए, now let us go to our lectures. ठीक है, of present, ये वाला लेक्चर है. ठीक है सर, ये क्या फैक्ट रियल है? घोरी एंड पृथ्वीराज में 18 बार बैटल हुआ है? नहीं, 2 बार बैटल हुआ है. ठीक है, कहाँ से फैक्ट आते हैं आप लोगों के पास? ठीक है, 17 बार, 18 बार,
महमूद गजनी और मोहम्मद घोरी में बहुत फर्क है, ठीक है ना। तो ओके, सो यहाँ पर भी वही बातें दी गई हैं स्टार्टिंग में कि यू नो द एरियाज ऑफ दिल्ली जहाँ पर तोमर्स और तोमर के बाद चौहान्स आ रहे थे, तो दिल्ली को कैप्चर करने के लिए फाइट हो रही थी। यहाँ पर कुछ तोमर राजाओं के नाम हैं। अच्छा, तोमर राजाओं में से अनंगपाल का नाम आजकल करंट अफेयर्स में ज्यादा है। क्यों अनंगपाल का नाम करंट अफेयर में इसलिए है बिकॉज एक अनंग ताल लेक हुआ करती थी, जो अभी रिसेंटली मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस घोषित की गई थी, जस्ट बिफोर योर प्रीलिम्स के ठीक मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते पहले या 1.5-2 हफ्ते पहले की गई थी। तोमर्स बहुत सारे बाउलीज बनाते थे, लेक्स बनाते थे दिल्ली में, ये बहुत पुरानी सभ्यता थी। तो बिफोर द कमिंग अप ऑफ दिल्ली सल्तनत, जैसा कि मैंने आपको बताया, तोमर्स का राज्य हुआ करता था और तोमर से लड़कर चौहान्स यहाँ पर काबिज हुए थे, ठीक है। सो तोमर्स हों और पृथ्वीराज चौहान हो, दे वर द अर्लियर रूलर्स ऑफ दिल्ली और दिल्ली एरिया। अगर आप में से कोई दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के एरिया को जानते हैं तो आप जानते होंगे कि सिर्फ एक चीज जो है वो राजपूतों की बची हुई है इंडिया में, एंड सॉरी इंडिया कह रहा हूँ, दिल्ली में, और वो है किला राय पिथौरा। महरौली के क्षेत्र में, महरौली के एरिया में, दैट इज साउथ ऑफ दिल्ली, सिर्फ एक वॉल टाइप बचा हुआ है जो इनका था, बिलोंगिंग टू द चौहान्स आउट देयर। उसके बाद और कुछ बचता नहीं है, बाकी का सारे आर्किटेक्चर्स जो हैं वो हमें दिल्ली सल्तनत के मिलते हैं। अब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के रूलर्स के नाम दिए गए हैं, ठीक है। You don't have to remember them as by details, ऐसा कुछ आता नहीं है, but जब आप डिटेल्ड क्लास करेंगे so you will learn more about इल्तुतमिश who was actually the real founder, ठीक है। तो हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक इसको फाइंड कर रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव हुआ करते थे मोहम्मद घोरी के, और मोहम्मद घोरी ने इंडिया के अपने एरिया को 3 लोगों में बांटा था, याल्दूज, कुबाचा और ऐबक। तो याल्दूज और कुबाचा को सिंध और लाहौर वाला एरिया दिया गया था और कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली वाला एरिया दिया गया था। बाद बाकी उन लोगों को भी हटाकर ऐबक जो है अपना एरिया बड़ा बनाते हैं या बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। इल्तुतमिश इनके स्लेव और सन इन लॉ भी हुआ करते थे। सो दैट स्लेव डायनेस्टी कंटिन्यूड। आप ज्यादातर इल्तुतमिश को पढ़ेंगे एज द कंसोलिडेटर, एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। And then you will also read Balban, because Balban was one such person who made sure that Balban was a water carrier slave, मतलब पानी ढोने वाले एक स्लेव थे, और उस पद से अपने आप को सुल्तान के पद तक ले जाना, that Balban represented his might। but जब वो सुल्तान बन रहे थे, he made sure कि रेशियलिज्म आए, यानी कि नस्ल भेद आए। वो एक इंडियन मुसलमान को भी नहीं देखना चाहते थे। उनके लिए जो शुद्ध मुसलमान हुआ करते थे, वो समझते थे कि या तो वो मिडिल ईस्ट से आएगा या टर्की से आएगा, ऑल दैट एरियाज। सो ही वाज वन सच पर्सन हु रूल्ड विद द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, ये कहा जाता था बलबन के बारे में। एनीवेज, रजिया वाज नॉट द स्लेव एज सच, रजिया वाज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश की बेटी थी खुद। इनफैक्ट इल्तुतमिश चाहते भी थे कि रजिया सुल्ताना बने, लेकिन उनके जीते जी वो नहीं बनती हैं। उनके बाद में, मरने के बाद, इन्हें अपना हक मांगना पड़ता है, छीनना पड़ता है, बट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम शी रिमेन्स। और उसके बाद खलजी डायनेस्टी या खिलजी डायनेस्टी का आना बंदगानी डायनेस्टी में आता है। सो यू हैव 2 important rulers. The most important ruler that you will read is Alauddin Khilji, and you will read the market reforms of Alauddin Khilji as well as some other reforms that made Delhi Sultanate the biggest empire in India। तो अगर सबसे बड़ा दिल्ली सल्तनत के एम्पायर को एक्सटेंड करने का श्रेय अगर किसी को जाता है, कि एम्पायर को नॉर्थ से लेके साउथ तक अगर कोई फैला रहा है, सो वो अलाउद्दीन खिलजी थे। Nobody before him or nobody after him also was able to take the dynasty to that much height,
ठीक है। सो अलाउद्दीन खिलजी को आप तभी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी में मोहम्मद बिन तुगलक इज मोर इम्पोर्टेंट टू अस बिकॉज ही डज अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड दोज एक्सपेरिमेंट्स फेल, ठीक है। एंड फिरोज शाह तुगलक नोन फॉर हिज कंजर्वेटिव पॉलिसी। सो अगर आप ये समझते हैं कि औरंगजेब एक कंजर्वेटिव फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक रूलर थे, तो फिरोज शाह तुगलक औरंगजेब से भी 10 कदम आगे थे, ठीक है। सो दैट इज द रीजन आउट देयर। और उसके बाद में आप स्लेव डायनेस्टी खत्म होती है, सैयद्स एंड लोदीज स्टार्ट कमिंग अप। आफ्टर लोदीज यू हैव द कमिंग अप ऑफ Mughals, but Mughals for a very short period of time between 1526 till 1540, 1526 से लेके 1540 तक के बीच में बाबर और हुमायूं, और उसके 40 के बाद टिल 1555, 1540 से लेके 1555 तक यू हैव द शेर शाह सूरी डायनेस्टी। और 1556 से वापस फिर मुगल्स आते हैं पार्ट 2, जिसमें जिसमें हुमायूं 1 साल के लिए आते हैं। उसके बाद में अकबर की कहानी शुरू हो जाती है। सो दैट इज द बेसिक आइडिया दैट यू विल गेट। इसके बाद में जो है वो मैं एक बार लिख देता हूं ताकि आपकी मुगल्स तक की कहानी ठीक है वो क्लियर रहे। सो 1526 से लेके 40 तक, 1540 तक यू हैव मुगल्स, और मुगल्स में भी बाबर एंड हुमायूं हु इज देयर। और 1540 से 1555 यू हैव शेर शाह सूरी या शेर शाह डायनेस्टी, और फिर 1556 से वापस मुगल्स आते हैं। सो 1556 से वापस मुगल्स आएंगे एंड टिल, इफ आई वुड से आइडियली स्पीकिंग 1857 तक रहते हैं, बट नाम के लिए 1857 तक रहते हैं। 1707 के बाद मुगल्स जो हैं वो वैसे भी नाम के लिए ही रहते हैं। आफ्टर औरंगजेब यू हैव डिफरेंट सेट ऑफ लेसर मुगल्स। तो तब की कहानी तब करेंगे, नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ, बट ठीक है, आप यहाँ तक लिख सकते हैं। क्लियर एवरीबडी? नाउ कुछ चीजें दिल्ली सल्तनत के बारे में यहाँ पर लिखी हुई है कि दिल्ली सल्तनत जो है वो कैसे काम करती थी, और कुछ चीजें मुगल सल्तनत के बारे में भी लिखी जाएंगी वो कैसे काम करती थी, ठीक है। नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया दैट दिल्ली सल्तनत वाज अ सल्तनत दैट हैड स्लेव डायनेस्टी एज सच। तो स्लेव्स बना करते थे बाद में रूलर्स। कभी कभार स्लेव नहीं हो तो सन इन लॉ बन जाते थे, या कभी कभार स्लेव ही सन इन लॉ बन के रूल करते थे। दे डिड नॉट हैव द आइडिया दैट यू नो कि ऐसा नहीं है कि एक आइडियल आदमी ही या एक पहला जन्म लिया बेटा ही जो है वो रूलर बन रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इट वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन समवन्स कैपेबिलिटी एंड पर्सनैलिटी कि कौन कैसा रूलर बन रहा है, ठीक है। सो दैट इज एविडेंट फ्रॉम द एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टू द थ्रोन ऑफ रजिया सुल्ताना। तो रजिया सुल्ताना जब आ रही थी, बिकॉज उनके ब्रदर्स उतने काबिल नहीं थे, तो उनके भाई हुआ करते थे रुकनुद्दीन फिरोज जो बनने वाले थे, लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज उतने काबिल नहीं थे जो अपने आप को गद्दी पर मेंटेन कर पाए। सो रजिया गोज ऑन एंड बिकम्स वन सच सुल्तान, बट शी वाज अगेन रिमूव्ड, ठीक है। सो एनीवेज एनसीईआरटी आपको कुछ विमेन रूलर्स के बारे में बताता है। सो इट वाज नॉट जस्ट रजिया सुल्ताना जो बन रही हैं। ककतिया डायनेस्टी से रुद्रमा देवी भी बन रही थी। ककतिया डायनेस्टी विच वाज फ्रॉम वरांगल, तो रुद्रमा देवी भी वरांगल से क्वीन बन रही थी। कश्मीर में क्वीन थी दिद्दा, ठीक है, वो भी बन रही थी। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, बस इसमें तो इतना ही दिया हुआ है, बट आई हैव डन अ यूट्यूब सेशन ऑन इट कॉल्ड एज द विमेन रूलर्स, विमेंस डे के ऊपर किया था, तो आप वो भी देख सकते हैं, in which I have talked in much detail about these people out there, but that is just how NCERT wants you to know. What is more important for us is the coming up of Bandagan, और जो मैंने आपको बताया the coming up of slave dynasty, और slave dynasty से जुड़े हुए कुछ administrative changes जो भारत में आ रहे हैं,
with the coming up of this dynasty. अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, that was with the coming up of इख्ताज. इख्ताज यहाँ पर एक प्रकार से ट्रेडिशन हुआ करती थी. I'll show you. Here it is. The traditions of इक्तेदारीज और मुक्तीज. ठीक है, तो ये एक चीज बताई गई है. एंड लेट मी एक्सप्लेन यू इन डिटेल व्हाट इट इज. नाउ सुल्तान इल्तुतमिश, जो मैंने आपको कहा, जिनका नाम था शमशुद्दीन इल्तुतमिश, इसीलिए शमशी, इनके जो स्लेव्स हुआ करते थे या इनके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हुआ करते थे, उनको शमशी नोबल्स भी कहते थे. ठीक है, सो दे वर आल्सो कॉल्ड एज शमशी नोबल्स. इन्होंने एक ट्रेडिशन या अगर मैं कहूं कोटियर्स, ग्रुप ऑफ कोटियर्स शुरू की, जिसका नाम था तुर्कान ए चिहलगानी. ठीक है, ओके. चालीसा चालीसा क्यों बोल रहे हो आप? ठीक है, तुर्काने चेहलगानी was one such institution. ऐसा हमें लगता है that it was a group of 40 noblemen. ठीक है, but numbers नहीं दिए गए हैं. Do you remember our friend मिन्हाजुल सिराज जुजानी? मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, याद है? याद है किसी को? तो मिन्हाजुल सिराज जुजानी इन सब के बारे में, स्टार्टिंग ऑफ दिल्ली सल्तनत के बारे में लिखते हैं. ठीक है, इन्होंने क्या लिखा था? द बुक दैट ही रोट, मिन्हाजुल सिराज जुजानी के बारे में इसी चैप्टर में वापस बताया गया है आप लोगों को. सो द बुक दैट ही रोट इज तबाकत नासिरी, और तबाकत नासिरी में ये तुर्काने चेहलगानी के बारे में लिखते हैं, बहुत अच्छे से लिखते हैं. और इनफैक्ट जब नोबल्स गिनाना शुरू करते हैं तो कभी 14 होते हैं, कभी 40 होते हैं, कभी ज्यादा 56 हो जाते हैं. राइट, सो दैट became a starting of administrative work as such. ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेशन इनके तुर्काने चेहलगानी से चल रहा था. अब ज्यादातर इसमें जो लोग होते थे उनको इक्ताज दिए जाते थे. इक्ताज आर नथिंग बट पार्सल ऑफ लैंड, कि भैया आप अगर तुर्काने चेहलगानी के मेंबर हैं तो आपको हमें इक्ता देना है. हम आपको इक्ता दे रहे हैं, यानी कि एक लैंड का पार्सल दे रहे हैं, एक लैंड का टुकड़ा दे रहे हैं. और उस लैंड के टुकड़े को मेंटेन करते हुए आप मुझे सोल्जर्स दोगे. ठीक है, आप क्या दोगे? सो मान लीजिए इल्तुतमिश हैं और इल्तुतमिश के नीचे ये तुर्काने चेहलगानी लोग काम कर रहे हैं. ठीक है, दीज पीपल आर वर्किंग. तो इन सब लोगों को इल्तुतमिश ने इक्ता दिया होगा, दैट इज लैंड पार्सल दिया होगा. और लैंड पार्सल के बदले में ये इल्तुतमिश को क्या देंगे? सोल्जर्स. तो कहने का मतलब है इल्तुतमिश कौन से सिस्टम में? अगेन एनीबडी, एनी थॉट? सर फ्यूडेटरी सिस्टम, सिंपल. ठीक है ना, फ्यूडल सिस्टम है. यहां पर भी फ्यूडल सिस्टम है कि भैया लैंड के थ्रू ही मैं अपना काम चला रहा हूं. ठीक है, राइट. सो मेजॉरिटी ऑफ दैट वर कॉल्ड एज, जिनको भी इक्ता मिलता था वो इक्तेदार हुआ करते थे. इसके अलावा, इक्तेदार के भी अलावा कुछ और पोजीशंस होते थे कि भैया आप मिनिस्टर भी हैं, थोड़े बहुत ऊपर पोजीशन में भी हैं, या आप कुछ मिलिट्री फंक्शन खुद ही अदा कर रहे हैं तो आपको सैलरी भी दिया जाएगा. ठीक है, सो यू नो you were also given sometimes salary or you were also given sometimes इक्ताज as such. but कभी most of the time यही होता था कि सैलरी के नाम पर इक्ता ही मिलता था. ये कहा जाता था कि अगर मान लीजिए मैं एक मिनिस्टर भी हूँ इनके अंदर, तो मुझे जौनपुर का इक्ता दे दिया गया है. अब मैं जौनपुर का इक्ता मिला मुझे, तो जौनपुर से आने वाले जितने टैक्सेस हैं वो टैक्स मैं कलेक्ट करूंगा और उसे मैं अपने पास रख लूंगा एज माई सैलरी. So something like that was also working out. So basically this was the starting of the systems. But नाम जो है वो अलग हो जाता है. ठीक है, so इक्ताज and मुक्तीज started coming up. ठीक है, बाद में जैसे
दूसरे इंपॉर्टेंट रूलर्स आए, जैसे अलाउद्दीन खिलजी आए या मोहम्मद बिन तुगलक आए, तो इन्होंने अपने अंदर रेवेन्यू लेना शुरू कर दिया। इन्होंने इक्तेदारों की फौज जो है कम करनी शुरू कर दी, एंड दे स्टार्टेड पुटिंग अप मोस्ट नंबर ऑफ इक्तेदार्स अंडर चेक। इनफैक्ट अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा सैलरीज दी जाती थी, यानी कि कैश इकोनॉमी यूज की जाती थी, इक्तेदारों को रेवेन्यू राइट्स नहीं दिया जाता था। ठीक है, इक्तेदार्स या मुक्तीज आर नथिंग बट दोज हु आर हैविंग एन ऑफिशियल पोजीशन इन द कोर्ट। ठीक है, और इक्तेदार्स ऑफिशियल पोजीशन लाइक मिलिट्री ऑफिशियल पोजीशंस, एंड इक्तेदार्स वर नॉट हैविंग एनी ऑफिशियल पोजीशन इन द कोर्ट बट दे वर पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंपॉर्टेंट रूलर्स या जो स्ट्रॉन्ग रूलर्स हुआ करते थे वो लैंड रेवेन्यू पे या लोगों को सैलरी कैश में देना पसंद करते थे और लैंड रेवेन्यू अपने पास रखना पसंद करते थे। एग्जाम्पल वॉज अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, सो दैट बिकेम वन ऑफ द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत आउट देयर। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर यहाँ पर ये लिखा ही गया है, लेकिन मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। सी, अलाउद्दीन खिलजी वॉज वन सच पर्सन। अगर आपको अलाउद्दीन खिलजी के रूल में एम्प्लॉयमेंट चाहिए होता तो बस आपको ये काम करना था कि एक घोड़ा लेके जाना होता था। अगर आपके पास घोड़ा है तो आपको फटाफट एम्प्लॉयमेंट मिल जाती थी, एज सिंपल एज दैट। सो व्हाट ही यूज्ड टू डू इज दैट ही यूज्ड टू गिव सोल्जर्स अराउंड 238 टंकास। टंका और जित्तल जो हुआ करता था, टंकास एंड जित्तल्स वर द फॉर्म्स ऑफ करेंसीज। ठीक है, कॉपर एंड सिल्वर। तो अगर आप एक सोल्जर हैं तो आपको 238 टंका साल का मिलेगा, बट अगर आप सोल्जर के साथ आप एक घोड़ा भी ला रहे हैं, आप ही का घोड़ा होगा लेकिन आप स्टेट सर्विस में दे रहे हैं घोड़ा, तो आपको प्लस 78 टंकास और मिलता था। सो यू नो you were also given some employment out there. So why was this Alauddin Khilji doing this? Because वो चाहते थे कि घोड़ों की कमी की वजह से स्टेट सफर ना करे। So I should have adequate presence of horses in my state, and if anybody can bring them on their own, तो और भी अच्छी बात है, right? For example, he started with tax reforms. सबसे ज्यादा टैक्स रिफॉर्म्स करने वाले या इवन मार्केट रिफॉर्म्स करने वाले ऐसे लोग थे। फॉर एग्जाम्पल, खुसरो कहते हैं, आमिर खुसरो कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करते थे उनकी कभी शादी नहीं होती थी। ओके, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना विच ही सेज। कहते थे कि अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग या मार्केट रिफॉर्म्स में काम करने वाले लोग, जिनका नाम होता था दीवान मुस्तखराज, ठीक है, ये एक पोजीशन हुआ करती थी। तो ये कहते थे कि दीवान मुस्तखराज में जो काम करते हैं उनकी शादी इसलिए नहीं होती थी बिकॉज सुल्तान जो है वो एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देते थे अगर पता चल जाए कि मार्केट में कोई हेरा फेरी हुई है। बेसिकली ही वॉज हैविंग अ कंट्रोल्ड मार्केट। 3 टाइप के कंट्रोल्ड मार्केट उन्होंने शुरू किए थे, एक राशन के, दूसरा क्लॉथ्स के, और तीसरा इन जनरल प्रोविजंस लाइक दीज हॉर्सेस एंड अदर थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, तो होता ये था कि अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा सुल्तान से या दीवान मुस्तखराज से। लाइसेंस लेने के बाद आप ट्रेड इसी शर्त पे करेंगे कि अगर मैं 10 रुपए की चीज, अगर मान लीजिए 100 रुपए की चीज है, ठीक है, आपके खरीद में आई है 100 रुपए की, आप उसको मैक्सिमम 10% के प्रॉफिट में बेच सकते हो। 10% के प्रॉफिट से आगे आप नहीं बेच सकते। तो अगर आपने 100 रुपए की चीज खरीदी है, आपको बेचनी है, तो आप ज्यादा से ज्यादा 110 रुपए में बेचोगे, उससे ज्यादा आप नहीं बेच सकते। इनफैक्ट आर्टिफिशियली चीजों के दाम, क्लॉथ्स के, राशन के, फूड के, शुगर के, इन ऑल द टाइप्स ऑफ राशंस एंड प्रोविजंस के, जैसे हॉर्सेस के, इन सब के डिपार्टमेंट, इन सब के प्राइजेस आर्टिफिशियली लो किए गए थे। इतना ही नहीं, पूरे के पूरे
कल्टिवेटेड एरिया में, जो खरज एरिया हुआ करता था, जहां से कल्टीवेशन से टैक्स आता था, वहां पर पेजेंट्स को इन्होंने 50% का टैक्स लगाना शुरू किया। इससे पहले टैक्सेस होते थे सिर्फ और सिर्फ 30%। इतना ही नहीं, कारा से लेके दिल्ली तक, यानी कि इलाहाबाद से लेके दिल्ली तक और लाहौर के बीच में उन्होंने पूरा का पूरा एरिया खलीसा लैंड घोषित कर दिया। खलीसा लैंड का मतलब होता है द लैंड ऑफ द स्टेट, लैंड ऑफ क्राउन, लैंड ऑफ किंग। यानी कि लाहौर से लेके इलाहाबाद तक जितना एरिया होगा, उस एरिया में जितना भी प्रोड्यूस आ रहा था वो पूरा का पूरा सीधा किंग को जा रहा था। उसमें तो टैक्सेस क्या ही है, वो पूरा का पूरा स्टेट का है। यानी कि इतना सब कुछ वो कर रहे थे दिल्ली के आसपास, दिल्ली को सिक्योर बनाने के लिए, ताकि दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं, चाहे वो सोल्जर हो, उसके रहने खाने पीने में सब कुछ सहूलियत हो, सब कुछ अच्छे से आसानी से मिल जाए। इतना ही नहीं, लोग स्टेट में काम करना चाहें, स्टेट डिपार्टमेंट में काम करना चाहें, राइट, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट बहुत जल्दी मिले। और तीसरा, in order to create a militarized state, because Alauddin Khilji was leading a lot of military advancements. वो साउथ में भी फाइट कर रहे थे, वो नॉर्थ के एरियाज को भी कैप्चर कर रहे थे। He was making the extent of empire go till मदुरई। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली से लेके सदर्न तमिलनाडु तक, या कांधार से या लाहौर से लेके सदर्न तमिलनाडु तक कितना बड़ा क्षेत्र होता है। उस एरिया को गवर्न करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, एक बड़ी भारी भरकम मिलिट्री होनी चाहिए। वो मिलिट्री को वो इमेजिन कर रहे थे, वो मिलिट्री को बना रहे थे। सो बिकॉज ऑफ दैट ही वाज लीडिंग ऑल सच रिफॉर्म्स। अलाउद्दीन खिलजी के रिफॉर्म्स के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे लिखा हुआ है, ज्यादा डिटेल में आप क्लासेस में पढ़ेंगे। एबल टू अंडरस्टैंड एवरीबडी। सर, व्हाट वाज द अकाउंट डिपार्टमेंट कॉल्ड? दीवान ए मुस्तखराज। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे इब्ने बतूता के बारे में दिखाया हुआ है, हालांकि मैंने इब्ने बतूता के बारे में आपको पहले से बता दिया था। इब्ने बतूता किनके टाइम पीरियड पे आते हैं? इब्ने बतूता के बारे में बताया गया है। इफ यू रिमेंबर, आई हैव टोल्ड यू अबाउट इब्ने बतूता हु हैड कम फ्रॉम मोरक्को ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, एंड ही टॉक्स अबाउट इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो ठीक है, ये थोड़ा बहुत बताया गया है, दैट्स इट। इसके बाद यू हैव द कमिंग अप ऑफ, ओके, यहाँ पर यहाँ तक खत्म है। इसके बाद है मुगल्स का। ठीक है, तो मुगल्स में पढ़ाऊंगा अभी, आज दूसरा चैप्टर भी करेंगे। दिस इज व्हाट हैज बीन रिटन हियर अबाउट शेरशाह सूरी एंड देन द कमिंग अप ऑफ हुमायूं आउट देयर। सर, इट मींस these nobles are comprised of slaves. Sir, it means iqtidar and muktis are same. Remember that iqtidars were having revenue rights. Muktis were having both revenue and military rights also. Military का काम भी करते थे वो। ठीक है, it is like saying कि all the ministers are members of parliaments, but not all members of parliament are ministers. Are you getting it? Can I say that? ठीक है ना? So you can imagine that all the muktis are iqtidars also, but not all iqtidars are muktis. ठीक है? Okay. Sir, when horses were introduced in India, horses were introduced in India during ancient time period itself. Vedic age or Vedic society is all about talking about horses, but horses not as a means of military advancements, but in between, just like that. Sir, questions are framed from such topics. Yes, questions आते हैं आपके, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, टफ वाले नहीं आते हैं, लेकिन न्यू एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे ये ट्रैवलर्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, या क्रॉनिकलर्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। सर, डिड नॉट अंडरस्टैंड द शमशी पार्ट। भाई, इल्तुतमिश का नाम क्या है? शमशुद्दीन इल्तुतमिश। तो उनके नोबल्स का नाम क्या है? शमशी नोबल्स। हो गया, ठीक है ना? सर, इब्न बतूता कम्स इन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ तुगलक्स। ठीक है। सर, हाउ इक्तदार्स हु वर प्रोवाइडिंग सोल्जर्स बट कांट यूज देम टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। सोल्जर्स आर नॉट यूज्ड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, सोल्जर्स आर यूज्ड टू फाइट, as simple as that. Indian army is not used to maintain law and order. Indian army is used to go and fight on the borders. ठीक है। Sir, what is written, or Abbas Khan Sherwani writes, ठीक है, what is written in Tariq Sher-Shahi about Sher Shah Suri? ठीक है। Rehla is written by Ibn Battuta.
Sir, in old NCERT, there is a comparison between Alauddin and Tughlaq, so we can make notes directly from it. देखिए, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक का कंपैरिजन उनके रिफॉर्म्स को लेकर किया जाता है. सो यहाँ पर हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक के मार्केट रिफॉर्म्स या उनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में नहीं बताया गया है. फॉर एग्जाम्पल, मोहम्मद बिन तुगलक चेंजेस द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद. ही ब्रिंग्स इन टोकन करेंसी. ठीक है. ही launches some experiments with agricultural loans. He does some military expeditions that go wrong, for example Karachil and Kandahar. तो इस प्रकार के कुछ एक्सपेरिमेंट्स वो करते हैं. 4-5 एक्सपेरिमेंट्स हैं मोहम्मद बिन तुगलक के. अगेन दैट इज अ पार्ट ऑफ योर डिटेल्ड क्लास, तो आप डिटेल्ड क्लास में करेंगे. ठीक है. Yes, I understand that NCERT confuses you and it does not give information straight. I know that. वो मैं जानता हूँ, है ना. इसीलिए मैं NCERT के साथ आपको टाइमलाइन भी देता हूँ, है ना, कि NCERT बहुत जंप करती है लूप्स को. So I know that problem is there. क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी NCERT करना है तो करना है. ठीक है ना. चलिए. See, that is what NCERT is about. अब तो मेरे ख्याल से ये चैप्टर्स भी हटा दिए NCERT ने. ठीक है. So anyways, talking about Mughals and what this chapter tells you is that see, we say the word Mughals. ये हम word use करते हैं. That is, we call them as Mughals. But actually Mughals used to call themselves as तिमूर्स और तिमुरीद्स डायनेस्टी. तिमूर के जो वंशज के लोग थे. ठीक है. तो तिमुरीद डायनेस्टी के जो लोग हुआ करते थे उनको हम मुगल्स कहते हैं. ठीक है. इनफैक्ट दे वुड कॉल देमसेल्व्स लाइक दैट. बट मुगल्स हैड टू ब्लड्स. वन वाज कमिंग फ्रॉम द लाइन ऑफ तैमूर्स एंड द अदर वाज कमिंग फ्रॉम द लाइन्स ऑफ मंगोल्स. इनफैक्ट चंगेज खान के डायनेस्टी से भी इनका संबंध था फ्रॉम द मदर्स साइड. ठीक है. बाबर के मदर्स के साइड से. So the Mongols were, or the Mughals later on tried to make themselves as one of the most indigenous ruling dynasties in India. ठीक है. तो after basically I would say Akbar, till the time period of Akbar, Mongols को, माफ करेगा मैं Mongols बोल रहा हूँ, Mughals को ये बार बार लगता रहा that they will not be able to take place or have a hold as such in India, and they will need a new force out there, or they will need a new place out there. तो फरगाना से आने वाले फरगाना के क्षेत्र से आने वाले बाबर जब इंडिया में अपनी जगह ढूंढ रहे थे, he had not just to fight with basically Rajputs, और he didn't had just to fight with the Lodhis out there. उनको अफगानी से भी लड़ना था, लोधी से भी लड़ना था, और उसके बाद में अगर बचते हैं तो राजपूतों से भी लड़ना था. सो बेसिकली वो इंडिया के बाकी सारे डायनेस्टी से फाइट कर रहे थे. हम बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं टू द ऑलमोस्ट फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में, कि इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में जो लड़ाई हो रही है. बट फ्रैंकली स्पीकिंग 1527 में जो बैटल ऑफ खानवा हो रहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहां पर राजपूतों के साथ मुगल्स लड़ रहे हैं. ठीक है. सो ये नहीं बताया जाता है. या उसके बाद में 1540 में कन्नौज की बैटल में जब हुमायूं शेरशाह से लड़ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज हुमायूं इज नॉट फाइटिंग एनी अदर डायनेस्टिक पर्सन आउट देयर. इनफैक्ट हुमायूं इज फाइटिंग अनदर अफगान हु डज नॉट लाइक दिस तैमूर. ठीक है. तो आप इसको एक डायनेस्टी के फाइट से जोड़कर देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, rather than just with one person's fight. So ऐसा नहीं था कि भारत में अफगानीज या लोधीज कम वर्चस्व रखते थे या वो मुगल्स को आने देना चाहते थे. कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा है, ऐसी कोई आसान चीज नहीं है. अगर आपको ये लगता है, जो बाइनरी बताई जाती है, दैट इट वाज अ फाइट कि मुस्लिम शासक जो हैं वो हिंदू शासक से लड़ रहे थे. सी, हिंदूज वर देयर, राजपूत्स वर देयर, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम
राजपूत और लोधीज दोनों नहीं चाहते थे कि मुगल्स आए, बिकॉज राजपूत और लोधीज और अफगान्स बहुत सालों से भारत में थे। लेकिन उनके लिए मुगल्स उतने ही अलग थे जितने शायद कोई बाहर से आए हुए लोग, राइट? सो the polity was divided among themselves, and they found that when Mughals are coming, तो एक के बाद एक लोधीज हार रहे हैं, लोधीज के बाद अफगान्स हार रहे हैं, और अफगान्स के बाद राजपूत्स भी हार रहे हैं, right? So they were also slowly and steadily losing their space. जब मैं राजपूत की बात करता हूं तो मैं एक बड़ा बाइनरी बोल रहा हूं, मैं एक बड़ा राज्य बोल रहा हूं। राजपूत्स में जगह या राजपूत की डायनेस्टीज बटी हुई हैं, आप सबको ये पता है। सो फॉर एग्जाम्पल, you know that the dynasties of मेवार के घराना, चाहे वो राणा सांगा हो, राणा उदा हो, महाराणा प्रताप हो हिमसेल्फ, ठीक है, मेवार नेवर वेंट इन कोलैबोरेशन विथ मुगल्स। तो मुगल्स के साथ मेवार के घराना कभी भी कोलैबोरेशन में नहीं जाते हैं। इसीलिए आप अगर कंफ्यूज होंगे आगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं व्हेन दे थिंक दैट इज ऑल ऑफ द राजपूत्स देयर आउट विथ मुगल्स, ऐसा नहीं है। तो राणा सांगा जब फाइट कर रहे हैं, ही इज द पर्सन जो रिकॉर्ड स्ट्रेट रख रहे हैं कि मेवारी घराना जो है वो कभी भी मुगलों के साथ नहीं जाता है। लेकिन राजपूतों में ही मारवार का जो घराना है, मारवार, नॉट मेवार, MEWAR, मेवार, और मारवार, ठीक है, जो जोधपुर के आसपास का है, मेवार वाला जो उदयपुर के पास का है। सो मारवार वाले हमेशा जो हैं वो मुगलों के साथ रहा करते थे, या अंबर के घराना या जयपुर के घराना वाले कछवाहा प्रिंसेस, कछवाहा राजपूत्स मुगलों के साथ रहा करते थे, या मुगलों की मदद किया करते थे आफ्टर द टाइम पीरियड ऑफ अकबर एज सच, जब आप राजपूत पॉलिसी पढ़ेंगे। तो अपने आप को कंफ्यूज होने से बचाने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड, जस्ट पुट अ क्लियर डिस्टिंक्शन कि मेवार का घराना कभी भी मुगलों के साथ नहीं जाता है। वो बाद में थोड़ा बहुत जहांगीर के टाइम पीरियड पे संधि करता है, बट नेवरदलेस दे वर इन कांस्टेंट फाइट विद द मुगल्स आउट देयर, ठीक है। एनीवेज, ठीक है, ओके, नाउ मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। एज आई टोल्ड यू, कछवाहा प्रिंसेस, सर राणा सांगा was war with Babur was Battle of Khanwa. हाँ जी, Battle of Khanwa 1527. Okay. Now what is written here is ये कभी भी प्राइमोजेनिचर का सक्सेशन रूल नहीं होता था। प्राइमोजेनिचर का मतलब क्या होता है? द फर्स्ट बॉर्न लेजिटिमेट सन जो है वही बेटा बनेगा, वही राजा बनेगा। that was not there, ठीक है। तो ये प्राइमोजेनिचर वाला कंसेप्ट was not there at that point of time. In fact, this concept of primogeniture is there in the Western dynasties. So जो भारत, जो ब्रिटेन में है या जो फ्रांस में हुआ करती थी, these dynasty, Tudor dynasties, Western dynasties has the concept कि succession battle ना हो, but यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। succession battles होते थे, ऑलमोस्ट सारे मुगल बादशाह के मरने के बाद बेटों में जो है वो सक्सेशन बैटल होते रहे हैं। सो दैट हैज आल्सो बीन वन ऑफ द रीजंस दैट हाउ ब्रिटिशर्स आल्सो इंटरफेयर्ड इन इंडिया। और यहाँ पर बताया गया है कि कौन से मुगल राजपूत राजास जो हैं वो रिलेशनशिप रखते थे, सॉरी मुगल्स जो हैं कौन से राजाओं के साथ रिलेशनशिप रखते थे, सो ऑन सो फॉर्थ। सो बिफोर यू गेट दैट इज व्हाई आई मेड यू अंडरस्टैंड कि मेवार और मारवार में कितना डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है कि जहांगीर जो है उनकी मदर जो थी वो कछवाहा प्रिंसेस हुआ करती थी राजपूत की, या मारवार घराना जो जोधपुर का है वो हेल्प किया करता था मुगलों का। सो that is what you have to understand rather than just remembering it. आपको इतना समझ में आना चाहिए। Now here is the concept of, which is the most important thing, is the concept of मनसबदारी and जागीरदारी, ठीक है। और ये ही कंसेप्ट आपको समझना है, हालांकि ये डिटेल्ड क्लास का भी पार्ट है, बट यहाँ पे दिया हुआ है। सो यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आए हुए हैं। दे हैव आस्क्ड यू द डिफरेंस बिटवीन मनसबदार, जागीरदार एंड जमींदारी, ठीक है। Now if you read it here, Mansabdari refers to an rank who holds a mansab, meaning a position or a rank. It was grading system जो rank और salary और military responsibility आपको बताता था। Rank and salary was determined by
न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जाट, हायर द जाट मोर द प्रेस्टिजियस पोजीशन, ठीक है। एंड बेसिकली मैं इसका मतलब आपको समझाऊंगा जाट। एंड मनसब्स मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी required him to have number of सवार्स as such और कैवलरीमैन। बेसिकली क्या होता था कि मान लीजिए मनसब is both a civil and military rank, ठीक है, ये दोनों रैंक है, ठीक है, मनसब। ना बेसिकली होता ये था कि एक आदमी को जात और सवार रैंक दिया जाता था, एक ही आदमी को, वन पर्सन was given these ranks. So for example, अगर मान लीजिए मेरा जात रैंक 5000 है, दैट मीन्स इतना मुझे सैलरी मिलेगा, ठीक है, या ये मेरा रैंक होगा। ये हमारे यूपीएससी वाले रैंक की तरह नहीं है। मान लीजिए आपका फर्स्ट रैंक है तो आपको बहुत अच्छा पोजीशन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे रैंक है मतलब जितना ज्यादा रैंक मिलेगा उतना ज्यादा सैलरी मिलेगी। 5000 इज बेटर देन 1000, राइट। सो आपको ज्यादा रैंक मिल रहा है, ठीक है, आपको ज्यादा सैलरी है, जितना ज्यादा रैंक है उतना ज्यादा सैलरी है। होता ये था कि मोस्ट ऑफ द टाइम सवार रैंक भी इतना ही होता था या इससे थोड़ा सा कम होगा, 4000 हो या 3000 हो। मतलब आपको 3000 लोगों को, अगर 3000 सवार रैंक है तो मतलब 3000 घुड़सवारों को आपको मुगल सिस्टम को देना पड़ता था। यानी कि आपको बादशाह को 3000 घोड़े पेश करने हैं अगर आपका सवार रैंक 3000 है। बेसिकली कहने का मतलब यह है दैट यू आर गिवन वन रैंक इन द कोर्ट और उसके एवज में आपको सैलरी मिल रही है। यू आर गिवन अ सैलरी हियर, यहां पे ये कैश इकोनॉमी है, कैश सैलरी, और उसके बदले में आप कुछ सोल्जर्स घोड़े के साथ जो है बादशाह को पेश कर रहे हैं। अगर मान लीजिए एक आदमी के पास जाट रैंक 10,000 है तो वो इसके रैंक से ऊपर होगा कि नीचे होगा? यस प्लीज, अपर रैंक। जितना ज्यादा सैलरी है उतना ज्यादा रैंक, ठीक है ना। भैया आपको 10,000 मिल रहे हैं, आप बड़े मनसब हुए, आप एक बड़े मनसबदार हुए, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब मुगल कोर्ट में एक और चीज होती थी। मुगल कोर्ट में यह भी होता था दैट मनसबदार वर ऑफ टू टाइप्स। एक नकदी मनसबदार होता था। नकदी का मतलब वो आज नकद कल उधार वाली बात, कि भैया सबको कैश मिल रहा है, ठीक है। सो आई एम गेटिंग जाट रैंक इज माय कैश रैंक, कि कितना सैलरी मुझे मिलेगा, तो मुझे जाट रैंक के हिसाब से मुझे सैलरी मिल रहा है, तो आई एम गेटिंग दिस सैलरी। बट दूसरे जो होते थे मनसबदार, उनको सैलरी नहीं मिलती थी, उनको कैश नहीं मिलता था, उनको मिलता था जागीर। भाई कैश के बदले, नकद के बदले आपको एक जगह दे दी जाएगी, एक जागीर दे दी जाएगी, एक पार्सल ऑफ लैंड दे दिया जाएगा। तो आप क्या बन जाएंगे? आप क्या बन जाएंगे? जागीरदार। क्लियर? सिंपल। अब यहां से जो पैसा आएगा वो आपको पास चला जाएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो इन अ सिंपल वे, yes, same as iqtidar, you can say. In a simple way, I can say that almost all Jagirdars were Mansabdars. Almost all Jagirdars were Mansabdars. But not all Mansabdars were Jagirdars. ठीक है? अब ऐसा भी होता था दोस्तों कि कुछ लोगों को जागीर यूं ही दे दिया जाता था, ऐसे ही जागीर दे दिया गया। मान लीजिए मैं तानसेन हूं, भाई मुझे मनसब बना के क्या मिलेगा? मैं तो गाने वाला आदमी हूं, अकबर के कोर्ट में हूं, मैं सोल्जर्स नहीं दे सकता हूं, मैं कुछ भी नहीं दे सकता हूं। हाँ, लेकिन राजा को मुझे सैलरी देनी है, तो राजा मुझे ऐसे भी जागीर दे सकते हैं, बिकॉज आई एम गिविंग सम सर्विसेज टू द कोर्ट। एबल टू गेट? ठीक है, तो यही चीज यहां पे बताई गई है ना। किसी ने अभी पूछा था कि सर जमींदार क्या है, और यूपीएससी ने भी पूछा था।
सर पर तानसेन भी तो मनसब हुए क्योंकि वो मुगल कोर्ट को सर्विस दे रहे हैं। वो मुगल कोर्ट को घोड़े नहीं दे रहे हैं ना, वो मुगल कोर्ट को सोल्जर्स नहीं दे रहे हैं ना। यू गेटिंग इट? ओके, सो ही वाज इन ल्यू ऑफ सर्विसेज जस्ट गिवन जागीर। ठीक है, नाउ जागीरदार was given जागीर, मतलब he had revenue rights, इनके पास रेवेन्यू हक था, रेवेन्यू मिलता था इन्हें, ठीक है ना, फ्रॉम द मुगल कोर्ट्स और फ्रॉम दैट एरिया। जमींदार is nothing but the largest owner of that land, owner of land. Understand that जागीरदार is an official position. अगर मुझे मान लीजिए कि मैं एक ऐसा मनसबदार हूं जो मुझे जागीर मिली हुई है, मैं नकदी मनसबदार नहीं हूं, मैं जागीर वाला मनसबदार हूं, और मुझे एग्जाम्पल अगर मैं देता हूं कि ठीक है मुझे आगरा का जागीर मिला हुआ है, तो क्या आगरा का सारा ओनरशिप मेरे पास है क्या? क्या आगरा का सारा ओनरशिप मेरे पास है क्या? मुझे आगरा का रेवेन्यू राइट्स मिला है कि भाई मैं आगरा में जो भी टैक्स आएगा वो मेरे पास आ जाएगा और उससे मेरी सैलरी हो जाएगी, काम खत्म। लेकिन आगरा में हो सकता है कि बहुत बड़ा कोई जमींदार भी हो जो लार्जेस्ट ओनर ऑफ लैंड है, ये मुझे टैक्स देगा, जमींदार मुझे टैक्स देगा, ठीक है ना, एंड ही इज द ओनर ऑफ द लैंड। कल को हो सकता है अकबर का मन किया कि भाई आगरा की जागीर मुझसे हटाकर किसी और को दे दी जाए, सो फ्रॉम मी, चलो पर्सन ए टू पर्सन बी को भी वो दे सकते हैं, बिकॉज जागीर इज नॉट हेरिडेटरी राइट्स विद इन द मुगल कोर्ट। मुगल कोर्ट में जागीर आपको मिल रही है सिर्फ सैलरी के लिए, तो भाई कल को हो सकता है कि मुझे मुगल कोर्ट ने हटा दिया तो मेरी सैलरी भी हट जाएगी, कोई दूसरा आदमी जागीरदार बन जाएगा। एबल टू गेट? लेकिन जमींदार को कोई हटा सकता है क्या? जमींदार क्या मुगल कोर्ट में खड़ा होता है? नहीं, जमींदार मुगल कोर्ट में नहीं खड़ा होगा। जमींदार इज नॉट एन ऑफिशियल पोजीशन। जमींदार इज द ओनर ऑफ द लैंड देयर, ही इज द लार्जेस्ट ओनर ऑफ द लैंड देयर। जमींदार के नीचे भी बहुत सारे ओनर्स होंगे, छोटे एरिया के लैंड के, ठीक है, तो उनको मुगल कोर्ट से लेना देना भी नहीं है। हाँ, वो ये हो सकता है कि वो जागीरदार को टैक्स कलेक्ट करके दे दे। सो जमींदार कैन नेवर बी ट्रांसफर्ड बिकॉज ही इज अ लोकल पर्सन। जमींदार कैन नेवर बी ट्रांसफर्ड, ही इज अ लोकल पर्सन आउट देयर, ये लोकल आदमी है। भाई आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन के गए, आप एक डिस्ट्रिक्ट में गए, उस डिस्ट्रिक्ट में दुकानदार है, ट्रांसफर आपका होगा कि दुकानदार का होगा? ट्रांसफर आपका होगा कि दुकानदार का होगा? आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन के जाओगे, आपका ही होगा ना, सरकार आपको ट्रांसफर कर देगी। भाई दुकानदार को थोड़ी ना ट्रांसफर कर सकती है, उस डिस्ट्रिक्ट में किसी का घर है उसको थोड़ी ना ट्रांसफर कर सकती है, लोकल आदमी को थोड़ी ना ट्रांसफर होता है, लोकल आदमी का तो कुछ नहीं है लेना देना। सो दिस इज लाइक दैट, यही क्वेश्चन पूछा गया था। एबल टू अंडरस्टैंड? सिंपल, क्लियर? आई विल रिपीट इट वंस अगेन, ठीक है, कि मनसब was a civil and a military rank in मुगल कोर्ट। मनसबदार एक ही आदमी हुआ करता था, लेकिन उसको दो काम करने होते थे, दो रैंक मिलते थे, एक जात का रैंक मिलता था, एक सवार का रैंक मिलता था। जात का रैंक आपकी सैलरी और आपका रैंक डिसाइड करता था, और सवार रैंक मतलब इतने सैलरी में कितने घोड़े और सोल्जर्स आपको देने हैं वो आपको डिसाइड करते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी सैलरी होती थी उससे कम जो है आपको सवार लोगों को देना पड़ता था। जितनी ज्यादा सैलरी होगी उतना ज्यादा रैंक आपका भी बढ़ेगा। सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड दैट। इन मनसबदारों को, ज्यादा से ज्यादा मनसबदारों को कैश दिया जाता था, इसलिए उन्हें नकदी मनसबदार किया जाता था। लेकिन जिन लोगों को कैश नहीं दिया जाता था उनको जागीर दी जाती थी, एंड फ्रॉम हियर द वर्ड कम्स जागीरदार।
तो मोस्ट ऑफ द मनसबदार्स वर नकदी मनसबदार्स ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अकबर, जहांगीर, शाहजहां. जैसे औरंगजेब आए, ज्यादा से ज्यादा लोग जागीरी मनसबदार बन गए. ठीक है. तो औरंगजेब ज्यादा कैश नहीं दे पाते थे, तो उन्होंने जागीर बांटना शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा तौर पर जागीर बांटनी शुरू हो गए. ठीक है. एनीवेज, एंड लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, जागीरदार्स जो हैं उनको रेवेन्यू राइट्स दी जाती थी, यानी कि वो कैश जो है इकट्ठा कर सकते हैं. और इनके नीचे काम करते थे जमींदार, हु वर द लोकल पीपल आउट देयर. दे वर नेवर ट्रांसफर्ड बिकॉज दे वर द लार्जेस्ट ओनर ऑफ द लैंड. ठीक है. सर मनसबदार सवार क्यों दे रहे हैं? बिकॉज दिस इज हाउ द फ्यूडल सिस्टम वर्क्स. ठीक है ना. आप मनसबदार हैं तो आप सवार देंगे, आपका काम ही वही है. ठीक है ना. ओके. सो दिस इज the idea of मनसबदार्स एंड जागीरदार्स. यही सारी चीज यहाँ पे लिखी हुई है. एक चीज और यहाँ पे ये बताया गया है कि किस तरीके से टैक्सेशन सिस्टम हुआ करता था अकबर के टाइम पीरियड पे. सो फॉर एग्जांपल टोडरमल की बात की गई है, हु वाज द मीर बख्शी आउट देयर, द चीफ फाइनेंस ऑफिसर आउट देयर. 1570 से लेके 1580 तक टोडरमल ने एक्सपेरिमेंट किया. हर साल पेजेंट्स यानी कि हर साल किसान के एवरेज क्रॉप यील्ड को लिखा, और हर साल के एवरेज क्रॉप यील्ड के हिसाब से 10 साल का एवरेज बनाया गया, और 10 साल के एवरेज का टैक्स लिया गया. सो यू कैन इमेजिन कि एक साल अगर एक किसान को 1 एकड़ में 10 किलो चावल हो रहा है, दूसरे साल 15 किलो हो गया, तीसरे साल 14 किलो हो गया, चौथे साल अकाल पड़ गया तो 5 किलो हो गया, एंड लाइक दैट. यू नो, अगर 10 साल का एवरेज निकाला जाए तो उसका 1/3 मुगल एडमिनिस्ट्रेशन लेती थी एज व्हाट यू कॉल एज टैक्सेस. दैट सिस्टम वाज कॉल्ड एज जब्ती सिस्टम. ठीक है. तो जब्ती सिस्टम जो आईने दहसाला, ये जो दहसाला सिस्टम 10 इयर्स जिसको कहते हैं ना, 10 इयर्स का सिस्टम, दहसाला सिस्टम, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट साइंटिफिक सिस्टम थ्रू विच अकबर स्टार्टेड आस्किंग फॉर टैक्स. ठीक है. तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि जब्ती सिस्टम जो है वो आ रहा था मुगल टाइम पीरियड पे, एंड बेसिकली that became one of the parameters through which Mughals asked for taxes. अबुल फजल की आईने अकबरी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि आईने अकबरी आपको किस बारे में क्या क्या बताता है, so on so forth. And sometimes other Mughal rulers, how they behave. For example, जहांगीर की वाइफ नूर जहां का उनके एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत दखलंदाजी थी, बहुत ज्यादा तौर पर दखलंदाजी थी. इनफैक्ट ये भी कहा जाता है, देयर इज अ हिस्टोरियन कॉल्ड एज रूबी लाल. उन्होंने नूर जहां के ऊपर एक किताब लिखी है, बहुत ही अच्छी किताब है, और वो ये बताती हैं कि जहांगीर वाज ऑलमोस्ट सो मच फॉन्ड ऑफ वाइन, मतलब शराब, वाइन, और वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ रोज फ्लेवर्ड कबाब. उनको कबाब बहुत अच्छा लगता था. तो ऑलमोस्ट रूबीलाल ये बताती हैं कि वाइन और वो कबाब के ऊपर उन्होंने अपनी सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नूर जहां को ही सौंप दी थी. एंड नूर जहां बिकेम वन ऑफ द रीजंस दैट उनके टाइम पीरियड पे 2 लोगों का रेबेलियन जहांगीर को झेलना पड़ा. वन वाज महाबत खान एंड द अदर वाज हिज ओन सन शाहजहां, who was not the son of Noor Jahan, by the way. So जहांगीर के टाइम पीरियड की फरमान्स बताए गए हैं कि how Noor Jahan was giving फरमान्स out there. और even she became one of the rarest queens of the Mughal court जिनके नाम पर सिक्के छपने लगे etc. वो बताया गया है. Then you had some policies of सुलेकुल और दीन इलाही जो अकबर की यूनिवर्सल ब्रदरहुड की पॉलिसी थी, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है. हालांकि इतना बताने से कुछ नहीं होता है, यू हैव टू डू इट इन मच डिटेल, जब आप डिटेल्ड क्लास करेंगे तब. ओके. एंड इट टेल्स यू दैट लेटर मुगल टाइम पीरियड पे, पर्टिकुलरली लेटर मुगल टाइम पीरियड का मतलब कि औरंगजेब के बाद के टाइम पीरियड पे किस तरीके से मुगल्स का डिक्लाइन हो रहा था. एज आई टोल्ड यू, देयर वर 2 रीजंस. औरंगजेब की जो टाइम पीरियड है टिल 1707, औरंगजेब वॉज फाइटिंग ऑन मेनी फ्रंट्स. एक तो औरंगजेब के पास जागीरदारी और मनसबदारी क्राइसिस थी, जो मैंने अभी आपको बताया कि वो ज्यादा से ज्यादा मनसबदार्स और जागीरदार्स को जागीर ही दे रहे थे, उनके पास कैश नहीं था. दूसरा, वो बहुत सारे लोगों को अपने खिलाफ खड़ा कर चुके थे. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज फाइटिंग द सिख,
ही वॉज फाइटिंग जाट्स इन मथुरा एंड भरतपुर। और जो एक हिस्टोरियन यदुनाथ सरकार कहते हैं दैट औरंगजेब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका डेक्कन अल्सर था, दैट इज वो मराठा से लड़ रहे थे, मरते दम तक मराठाओं से वो गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ते रह गए। दीज ऑल पॉलिसीज, इसके अलावा भी देयर वर अदर रेबेलियंस लाइक सतनामी, जाट्स एंड सतनामी रेबेलियन, ठीक है, सतनामियों का भी रेबेलियन था, मराठाओं का था, सिखों का था, जाट्स का था, जागीरदारी मनसबदारी क्राइसिस, और उनकी खुद की रिलीजियस पॉलिसीज, ठीक है, उनकी बिगटेड रिलीजियस पॉलिसीज, यानी कि जो धर्मांध रिलीजियस पॉलिसीज होती हैं, जिसके वजह से मारवाड़ जैसे मुगल का साथ देने वाले राजपूत्स भी मुगलों से अलग हो गए। Religious bigoted policies, this all made sure that the Mughals at the end of Aurangzeb's rules were also losing out their important shine, ठीक है, so that created the reasons for the decline of Mughals अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, जो सिर्फ औरंगजेब से शुरू होकर खत्म नहीं हो जाता है। इसमें आपको जहांगीर शाह, मोहम्मद शाह रंगीला, फारूक सियार, अकबर शाह, इन सब के बारे में, शाह आलम, इन सब लेटर मुगल्स के बारे में, लेटर मुगल रूलर्स के बारे में भी पढ़ना होगा। दैट अगेन इज अ पार्ट ऑफ योर डिटेल्ड क्लास, नॉट अ पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटीज, बट टू गेट द स्टोरी स्ट्रेट मैं आपको इन ब्रॉड थीम्स बता रहा हूं कि कौन से रीजंस होते हैं डिक्लाइन ऑफ मुगल्स के, ठीक है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर? सर मनसब तो जागीर प्रोटेक्ट करेंगे तो हॉर्स तो उन्हें ही गवर्नमेंट को देनी होगी, मतलब इतनी ज्यादा जात है उन सब की, उनके पास ज्यादा सवार होंगे, ये गलत समझ रहे हैं? नहीं, जितनी ज्यादा आपके पास रैंक है उतने ज्यादा आपको सवार देने हैं, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। सर गन पाउडर बॉट इन 14th century, it is known to India since ancient time? No. Gunpowder was used, it was of course, saltpeter was an important कंपोनेंट ऑफ गन पाउडर, जो हम बहुत पहले से जानते थे, तो एक कंपोनेंट को जानते थे, लेकिन उसको यूज किया जाता, दैट वाज स्टार्टेड बाय बाबर। सर दीने इलाही और दीने अला और इलाही में क्या डिफरेंस है? आई डोंट नो फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग दीने अला, दीने इलाही ही है, ठीक है, अला आई हैव नॉट हर्ड। आज हम लोग यहां तक करेंगे। सर हाउ वाज इकोनॉमी अंडर तोमर्स एंड चौहान्स? द इकोनॉमी वाज लार्जली फ्यूडल, ठीक है, इट वाज नॉट बेसिकली इट वाज फ्यूडल, ठीक है। सर मनसब जागीरदार नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ लाइव एग्जाम्पल दीजिए। अच्छा मनसब और जागीरदार मैंने दो बार समझाया, इसमें आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है आप मुझसे वो पूछिए। सर व्हाट इज जब्त? जब्त सिस्टम और द जब्ती सिस्टम इज द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग, ठीक है, कि आप टैक्स कैसे ले रहे हैं, ठीक है। बेसिकली अकबर क्या करते थे कि वो एक एरिया को, अगर एक लैंड एरिया है, मान लीजिए मैं किसान हूं, तो मेरे एरिया को वो 4 पार्ट में डिवाइड कर देते थे, पोलज, परौती, छाछर एंड बंजर। तो पोलज का मतलब होता था फर्टाइल लैंड, परौती का मतलब फेलो लैंड, छाछर का मतलब द लैंड फॉर पास्चर्स, एंड बंजर इज बंजर, इनफर्टाइल लैंड। मतलब आपके लैंड को 4 पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा और इसका 1/3 टैक्स वसूल करूंगा, और वो भी 1/3 कब? 10 साल के एवरेज का, 10 years एवरेज। सो 1570 से लेके 1580 तक इन्होंने एवरेज निकालना शुरू किया, उसके बाद 10 साल का एवरेज जो लेके फिर वो टैक्सेस लेते थे, ठीक है। सर जात हॉर्सेस कहाँ से लाते थे? जात नहीं, जात इज रैंक, सवार इज द नंबर ऑफ हॉर्सेस, तो वो हॉर्सेस इंपोर्ट करते थे। सबसे ज्यादा हॉर्सेस इंपोर्ट्स गुजरात के बंदरगाह से होते थे। सूरत इसीलिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मुगल पोर्ट्स हुआ करता था। सर अगर लेटर मुगल्स एबल नहीं थे तो मुगल्स के बाद कोई और डायनेस्टी क्यों नहीं आई? आई ना, मुगल्स के बाद ब्रिटिशर्स आ गए, एज सिंपल एज दैट। सर व्हाट वाज टोकन करेंसी अंडर तुगलक? तुगलक नहीं चाहते थे कि बुलियन करेंसीज यूज हो, जैसे वो नहीं चाहते थे कि सिल्वर के और गोल्ड के करेंसीज यूज हो, तो उन्होंने सबको हटाकर ब्रॉन्ज और कॉपर के करेंसीज बनाना
चालू करना शुरू कर दिया. सो दैट वाज द टोकन करेंसी आउट देयर. फॉर एग्जांपल आज अगर मैं कहूँ 2000 के नोट, अब 2000 का नोट इज टोकन. 2000 के नोट का वैल्यू 2000 रुपए नहीं होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. वो पेपर है, पेपर का वैल्यू नहीं है, लेकिन उस पे जो गवर्नमेंट के थप्पे लगे हैं उसका वैल्यू है, राइट. सो उसी तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक भी चाहते थे कि भाई टोकन करेंसी हो, रुपए गोल्ड और सिल्वर में ना यूज करना पड़े. सर, मराठास बिकम पावरफुल आफ्टर औरंगजेब. I would say that during the time period of Aurangzeb, Marathas were becoming powerful, and after Aurangzeb, of course, they carved out an empire for themselves. जागीरदार एंड मनसबदार वो तो क्लियर है ना सब लोगों को. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, ओके. सर, जागीरदार वर, एक मिनट सर, 10 साल तक ग्रेन रहते थे क्या टैक्स पे करने के लिए? भैया अब हर साल का आपके पास रिकॉर्ड तो होगा ना. सो that is the idea behind it. Sir, did Jagirdar provide militarily? Yes, they provided military services also. Why not? But अगर कोई ऐसा जागीरदार है जिसको मिलिट्री सर्विसेज नहीं देनी है और फिर भी उसको जागीर मिला हुआ है तो ठीक है, ऐसे भी होते थे. सर, जॉब्स का पोजीशन, देखिए जॉब्स का पोजीशन क्या है. जागीरदार, मनसबदार, ये लोग कोर्ट में खड़े रहने वाले मनसब्स हुआ करते थे. दे वर लाइक कोर्टियर्स, दे वर लाइक, अगर मैं आज से कंपेयर करूं तो लाइक मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं. ठीक है, अब उन्हीं में से कुछ मनसबदार में से ही लोग जो हैं वो मीर बख्शी, मीर सामान या दूसरे वकील या वजीर बन रहे हैं. सो दे आर बिकमिंग मिनिस्टर्स आउट देयर. सर, जागीर को ये गिफ्ट में मिला, जागीर देन दे कॉल, नहीं, वो वही होता है कि आपको जागीर में मिला हुआ है, मतलब आपकी जागीर है क्या ये, समथिंग लाइक दैट. Sir, which Mughal king had most alliance with non-Muslims? Believe it or not, औरंगजेब के टाइम पीरियड पे सबसे ज्यादा मनसबदार और जागीरदार हिंदूज हुआ करते थे. सबसे ज्यादा. ठीक है, so that was the paradox that you have. सर, मिनिमम रैंक मनसबदार की कितनी होती है? देखिए 4 से शुरू होकर स्टार्टिंग के टाइम पीरियड पे 10,000 तक थी. 10,000 से ऊपर रैंक नहीं होती थी. अकबर के टाइम पीरियड की ये कहानी है. बट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ औरंगजेब इट इवन वेंट अप टिल 48,000. 48,000 का भी रैंक हुआ करता था. हालांकि वो नॉमिनल रैंक था, वो प्रिंसेस को दिया जाता था. 18-20 हजार से ऊपर रैंक किसी को मिलता नहीं था यूजुअली. ठीक है, आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा अमाउंट में सिपाही और घोड़े देने पड़ते थे. सो दैट वाज नॉट पॉसिबल. सर, व्हाट इज इनाम लैंड इन दिल्ली सल्तनत? सी, इनाम एंड इदरार लैंड्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय फिरोज शाह तुगलक इन दिल्ली सल्तनत एंड दैट वाज लैंड्स व्हिच वाज गिवन टू द एक्लेसियास्टिकल ऑर्डर. मतलब जो रिलीजियस ऑर्डर के हैं, मुक्तीज हैं, काजी हैं, उलेमा हैं, उनको दिया जाता था इनाम में. जैसे ब्रह्मदया लैंड्स देते थे गुप्तास ब्राह्मणों को, तो उसी तरीके से फिरोज शाह तुगलक जो हैं वो मौलवीज को या फकीर्स को इनाम लैंड दिया करते थे. इदरार लैंड, मिल्कियत लैंड्स का नाम होता था. दैट वाज ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत. सर, जागीरदार्स वर गिवन लैंड टू कलेक्ट टैक्सेस फॉर हिमसेल्फ और फॉर द स्टेट. जो टैक्स जागीरदार को मिलेगा वो टैक्स स्टेट को मिलता, तो स्टेट उतना ही लैंड देता है जितना उसकी सैलरी का हो. तो भाई मैंने रेवेन्यू मेरे पास आता और फिर मैं आपको सैलरी दे रहा हूं. अभी तो स्टेट ऐसा ही करती है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स कलेक्ट करती है और फिर अपने लोगों को सैलरी देती है. आप ऑफिसर बनेंगे तो आपको सैलरी देगी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये तो नहीं बोलेगी ना आपको कि अरे भाई जाओ कैलकाटा से जितना रेवेन्यू आएगा वो तुम्हारी सैलरी हो गई. ऐसा तो नहीं होता है. तो पहले ऐसा ही होता था. तो वो बोलते थे कि जाओ भाई, जौनपुर से जितना सैलरी आ रहा है वो सैलरी, जितना रेवेन्यू आ रहा है वो तुम्हारी सैलरी हो गई, समथिंग लाइक दैट. ठीक है. सर, हु वन हल्दी घाटी? इन बुक इट इज अकबर बट सम सोर्सेस से इट इज महाराणा प्रताप. प्लीज टेल मी विशाल विच सोर्सेस से इट इज महाराणा प्रताप. डोंट यूज द वर्ड सम. अब चंद बरदाई ने एक टेक्स्ट लिखा कॉल्ड एज पृथ्वीराज रासो, और चंद बरदाई ये बताते हैं कि पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान अंत में मोहम्मद घोरी की आंख में तीर मार देते हैं और जीत जाते हैं. अगर ऐसा होता तो दिल्ली सल्तनत आप नहीं पढ़ते, है ना. सो फैक्ट और लिटरेचर दोनों में फर्क होता है ना. सर, जितना रैंक होता है सवार का उतना ही देना पड़ता है? एग्जैक्ट नहीं, थोड़ा सा कम. एग्जैक्ट नहीं, थोड़ा सा कम. So this is all for today then. ठीक है.
एंड कल मिलते हैं फिर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।